टेक्निकल चैनल यूनिक एम स्टडी पर एक बार फिर से साथियों आपका स्वागत है। साथियों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से संबंधित एक सीरीज चला रखी है, जिसमें आज साथियों अपन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। उनका अपन पूरा विस्तार से जानकारी लेंगे। ये इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के जो कि टेक्निकल से संबंधित कोई भी वैकेंसी आती है उसके अंदर इंपॉर्टेंट है, जैसे BRC NPCL के NPCL गोरखपुर का एग्जाम होने वाला है, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो बने रहिए, चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। डीसी जनरेटर में आर्मेचर रिएक्शन का क्रॉस मैग्नेटिक असर को कैसे निरस्त किया जा सकता है, कैसे इसको कम किया जा सकता है, निरस्त यह नहीं होता है। तो घुमावदार कंपनसेटिंग डालकर, मुख्य ध्रुवों के बीच में अंतर ध्रुव उपलब्ध कराकर, GNA से MNA बर्स की स्थिति स्थानांतरण कर एम्पीयर टर्न और क्षेत्र वाइंडिंग में बढ़ाकर साथियों लोड डाला जाता है। तो उससे संबंधित कुछ उसके अंदर रिएक्शन होते हैं, जिनमें से एक है आर्मेचर रिएक्शन। आर्मेचर रिएक्शन के अंदर साथ एक होता है क्रॉस मैग्नेटिक इफेक्ट और एक होता है डी मैग्नेटिक इफेक्ट। अभी क्रॉस मैग्नेटिक इफेक्ट के अंदर होता क्या है, जो अपना GNA यानी ज्योग्राफिकल न्यूट्रल अक्स और एक होता है MNA यानी मैग्नेटिक न्यूट्रल अक्स। तो ये दोनों के स्टार्टिंग के अंदर जब जनरेटर लोड पे नहीं होता है तो वो दोनों के एक स्थिति के अंदर होता है, यानी दोनों एक दूसरे के 180 डिग्री पर होते हैं। जब जनरेटर लोड पर होता है तो उसके कारण क्या है, GNA MNA है ना साथियों, GNA से क्या है कुछ डिग्री स्थानांतरण हो जाता है, क्योंकि मैग्नेटिक इफेक्ट है उसके कारण वह दूर हो जाता है। तो इसको अपन दूर कैसे करेंगे, GNA से MNA की स्थिति को स्थानांतरण करके, यानी बर्स की स्थिति चेंज कर अपन क्या है MNA को GNA पर ले आएंगे और इसको दूर कर लेंगे। मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण साथियों क्या है उस बर्सों में स्पार्किंग होने लगती है, जिससे अपना क्या है आउटपुट पूर्ण नहीं मिल पाता है। इसके अलावा एक दिया हुआ है इसके अंदर घुमावदार कंपनसेटिंग डालकर, यानी कंपनसेटिंग वाइंडिंग डालकर, यह किसके लिए यूज किया जाता है, तो यह किया जाता है डी मैग्नेटिक इफेक्ट को दूर करने के लिए। एक और दिया इसके अंदर एम्पीयर टर्न क्षेत्र वाइंडिंग बढ़ाकर, यह भी डी मैग्नेटिक इफेक्ट को दूर करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा एक दिया हुआ है कि मुख्य ध्रुवों के बीच में अंतर ध्रुव पैदा करके। तो यह साथियों जो अपना कम्यूटेशन इफेक्ट होता है, कम्यूटेशन मुख्य ध्रुवों के बीच में जो अंतर ध्रुव लगाते हैं, इसके लिए अपन क्या कम्यूटेशन प्रभाव को दूर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जनरेटर से संबंधित है कि एक 100 kVA का ट्रांसफार्मर है, उसके अंदर इनपुट वोल्टेज प्राइमरी के अंदर वोल्टेज 2400 वोल्टेज है, सेकेंडरी के अंदर 240 वोल्टेज है और 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी है। ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी या माध्यमिक टर्न क्या है 300 है, तो प्राइमरी टर्नों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो साथियों आपको ट्रांसफार्मर का रेशो याद होगा कि E2 बटे में E1 बराबर N2 बटे में N1। इस रेशो के आधार पर अपन करेंगे तो 240 बाई 2400 बराबर N2 कितना है अपना, तो N2 अपन को साथियों दिया हुआ है 300 बटे में N1 कितना है, N1 अपन को दिया नहीं है, तो 1/1 कट गए हैं, 24 दया 240, तो 10 से कट गया, तो N2 को 1 से गुणा करेंगे तो N1 इधर आ जाएगा और 300 से 10 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा अपना 3000 आ जाएगा। तो प्राइमरी के अंदर अपन टर्नों की संख्या कितनी हो जाएगी साथियों 3000। जिस ऑप्शन के अंदर 3000 दिया तो वो अपना ऑप्शन सही हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा 3000 एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ट्रांसफार्मर का पूर्ण लोड पर आयरन लॉस 1000 वाट है, आधे लोड पर आयरन लॉस क्या होगा बता दीजिए। तो आपको साथियों पता ही होगा कि जो मोटर हो, ट्रांसफार्मर हो या जनरेटर हो, किसी में भी क्या है आयरन लॉस वो कांस्टेंट रहता है, चाहे शून्य भार हो या फुल लोड हो, हाफ लोड हो, कोई भी लोड उसके अंदर क्या है ये कांस्टेंट रहता है। तो इसके लिए इसका आंसर क्या आ जाएगा 1000 वाट, इसके अंदर आंसर आएगा। अगर साथियों इसी का अपन से क्या है कॉपर लॉस पूछा जाता तो कितना हो पाता, तो हाफ लोड पर पूछा है तो इसका क्या हो जाता 1/4 निकाल लेते अपन, क्या निकालते 1/4 निकालते, तो इसका क्या हो जाता 1000 का 1/4 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 125 आ जाता। अगर इसका अपन को कॉपर लॉस पूछा जाता तो क्या आता है 125 वाट आ जाता। इसने पूछा है आयरन लॉस, तो इसका आयरन लॉस का क्या हो जाएगा 1000 वाट, इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के इनपुट पक्ष को क्या कहा जाता है, बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन साथियों यही क्वेश्चन आते हैं पेपर के अंदर, इतने आसान भी आते हैं। क्या कहेंगे प्राथमिक पक्ष कहेंगे उसको। अभी एक इसके अंदर ऑप्शन दिया है उच्च वोल्टेज पक्ष, निम्न वोल्टेज पक्ष। तो कम वोल्टेज और हाई वोल्टेज पक्ष का अपन जब करवाते अपन को बता देते प्राइमरी के अंदर कम टर्न है, सेकेंडरी के अंदर ज़्यादा टर्न है, तब अपन कह पाते हैं भी कम वोल्टेज उच्च वोल्टेज, लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा बी एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
ये है आपका बाइनरी संबंधित। ये क्वेश्चन भी आते हैं कि 0100 के बाइनरी अंकों को क्या है, दशमलव अंकों में बदलिए। तो इसको किस प्रकार से बदला जाता है, इसके लिए भी अपन एक वीडियो बनाएंगे जिसमें क्या है बाइनरी संख्याओं को दशमलव में और दशमलव संख्या को बाइनरी में बदला जाएगा। इसको पहले हल कर लेते हैं। 0100 अभी क्या बाइनरी संख्या है, इसको बदलने के लिए आपको जो भी संख्या लिखी है उसके पीछे से 1 से शुरू करना है और डबल करते जाना है। तो शून्य के नीचे क्या आएगा 1, फिर क्या आ जाएगा 1 का डबल क्या आ जाएगा 2, 2 का डबल क्या आ जाएगा 4, 4 का डबल क्या आ जाएगा 8। ऐसे ऐसे आगे चलना है, फिर 16, 32, 64 ऐसे आगे चलते जाना है। और जिनके नीचे अभी जैसे नीचे संख्या लिखी है, जिनके ऊपर जो संख्या है उससे अपन को क्या गुणा कर देना है। तो 0 का 1 से गुणा किया तो 0 आ जाएगा, ये गया। 2 का 0 से किया ये भी गया। 4 का 1 से गुणा किया तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। और फिर क्या आ जाएगा 0 से 8 से गुणा किया क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब इन सबको क्या साथियों जोड़ देना है। तो पहले अंक के अंदर अपना क्या आया 0 आया, दूसरे में भी क्या आया 0 आया, तीसरे में क्या आया 4 आया, चौथे में क्या आया 0 आया। तो 3 0 और 1 4 कितना हो जाएगा, 0 का 0 से जोड़ो 0 ही आता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। जिस ऑप्शन के अंदर अपना 4 आंसर दिया हुआ एकदम सही है, आंसर इसका 4 नंबर सही आ जाएगा। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ट्रांजिस्टर में इस्तेमाल सिलिकॉन अर्धचालक की बाधा संभावित क्या होगी। ये बाधा संभावित है ना, इसको कहते हैं बैरियर पोटेंशियल। बैरियर पोटेंशियल वो होता है ट्रांजिस्टर में से वोल्टेज प्रवाहित हो जाए उसको क्या कहते हैं बैरियर पोटेंशियल कहते हैं। वो अलग अलग पदार्थ के लिए अलग अलग होती है। तो सिलिकॉन के लिए कितनी होती है साथियों, तो सिलिकॉन के लिए होती है 0.7 वोल्ट। इसके बाद इसमें से वोल्टेज प्रवाहित होने लगती है। इसमें जो 0.3 दिया ना साथियों, ये होता है जर्मेनियम के लिए। जर्मेनियम का वेरिएंट पोटेंशियल होता है 0.3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि HRC फ्यूज का फ्यूजिंग कारक यानी फ्यूजिंग फैक्टर कितना होता है। अभी फ्यूजिंग फैक्टर क्या होता है, फ्यूजिंग फैक्टर क्या है, एक अनुपात होता है। क्या होता है, अनुपात होता है। ये अनुपात किसका होता है, न्यूनतम धारा यानी मिनिमम फ्यूजिंग धारा और अंकित फ्यूजिंग धारा यानी फ्यूज पर कोई मिनिमम जितने पर फ्यूज पिघल जाता है उतना, और उस पर अंकित धारा, उन दोनों के अनुपात को कहते हैं फ्यूजिंग फैक्टर कहते हैं। और यह होता है HRC फ्यूज का 1.1। क्या होता है 1.1 होता है इसका। IGBT को परिभाषित कीजिए, यानी IGBT की फुल फॉर्म क्या है। IGBT की हो जाएगी इंसुलेटेड गेट बायपोलर ट्रांजिस्टर। इंसुलेटेड गेट बायपोलर ट्रांजिस्टर। ये ऑप्शन नंबर 4 एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन साथियों पेपर के अंदर बहुत, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इनको अपनी कॉपी के अंदर उतार लीजिएगा। ऊर्जा मीटर में त्रुटि किसके द्वारा पकड़ी जाती है, यानी ऊर्जा मीटर के अंदर एक दोष होता है, एनर्जी मीटर की जो डिस्क है वो अपने आप घूमती रहती है बिना लोड के। उस दोष को क्या कहते हैं, तो उस एरर को कहते हैं क्रिम्पिंग दोष। क्रिम्पिंग दोष के कारण क्या है कि ऊर्जा मीटर की जो यानी एनर्जी मीटर उसकी डिस्क क्या अपने आप घूमती रहती है और अपनों को क्या एनर्जी ऐसे खपत दिखाएगी। उसको दूर करने के लिए क्या करेंगे, जो एक डिस्क यूज़ की जाती है उसके अंदर, उस डिस्क के दोनों आमने सामने क्या कर देंगे, 2 ड्रिल से क्या कर देंगे, छेद कर देंगे, जिसके कारण क्या है क्रिम्पिंग दोष दूर हो जाएगा। तो इसका बी आंसर एकदम सही हो जाएगा। अभी ये क्वेश्चन ये तो आता ही रहता है क्वेश्चन पेपर में। कौन सा नियम डीसी मोटर के कंडक्टर की गति की दिशा की पहचान करने के लिए लागू किया जाता है, यानी डीसी मोटर की घुमाव दिशा ज्ञात करने के लिए कौन सा नियम यूज किया जाता है। फ्लेमिंग का बायां हस्त नियम, फ्लेमिंग का दायां हस्त नियम। जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए दायां हस्त का नियम किया जाता है। कॉर्कस्क्रू का नियम, अंगूठे के दाहिने हाथ का नियम। ये सब नियम आप साथियों के पढ़ लीजिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि ट्रांसफार्मर में कौन सी स्थिति के अंदर क्या है अधिकतम क्षमता पर कार्य करेगा। कब करेगा, जब ट्रांसफार्मर का आयरन लॉस कॉपर लॉस के बराबर हो जाएगा। जब ट्रांसफार्मर का आयरन लॉस कॉपर लॉस के बराबर हो जाएगा तो ट्रांसफार्मर के अधिकतम क्षमता पर कार्य करेगा। अधिकतम क्षमता पर कार्य करेगा, लेकिन इसकी क्या है दक्षता वो सबसे न्यूनतम होगी इस टाइम। इस प्रकार से होता है साथियों। इसका हल करके मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा विस्तार बता दूंगा। कहता है डीसी जनरेटर में प्रयोग होने वाले कम्यूटेटर का क्या अर्थ है, यानी क्या कार्य है। कम्यूटेटर का क्या कार्य है, डीसी जनरेटर के अंदर के उत्पन्न होने वाली ईएमएफ क्या होता है, एसी होता है। जनरेटर में अपन को क्या चाहिए, डीसी चाहिए। अभी डीसी एसी को डीसी में बदलने के लिए या तो अपन रेक्टिफायर यूज कर सकते हैं, या अपन क्या कर सकते हैं स्प्लिटरिंग यूज कर सकते हैं, यानी विभक्त वल्य एक रिंग होती है उसको यूज कर सकते हैं।
और बहुत सारी स्लिप रिंग को यूज़ कर क्या बनाया जाता है, कम्यूटेटर बनाया जाता है। तो कम्यूटेटर क्या करता है, घूमती हुई वस्तु में से क्या करंट ग्रहण करके और एसी को डीसी में बदल देता है। तो ये किस में होता है, एसी आर्मेचर करंट को डीसी में बदलने के लिए यूज किया जाता है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, डी एकदम राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन चलते हैं। ये आ गया ट्रांसफार्मर की रेशो से संबंधित क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत आते हैं कि ट्रांसफार्मर के प्राइमरी के अंदर 20 टन है, उसकी वोल्टेज अनुपात 220/110 है, तो सेकेंडरी में टर्नों की संख्या क्या होगी। तो साथियों इसका एकदम सीधा सा ही उत्तर है 10 आएगा। क्यों, इसका साथियों सीधा ही क्वेश्चन है कि प्राइमरी के अंदर 220 वोल्ट है, सेकेंडरी के अंदर 110 वोल्टेज है। तो साथियों क्या हो रहा है, वोल्टेज जस्ट आधी हो रही है, तो टर्न क्या हो जाएंगे साथियों, सीधे जस्ट आधे हो जाएंगे। इसको हल भी अपन करके देख लेते हैं कि वोल्टेज कितनी है, 110 वोल्टेज किसके अंदर, सेकेंडरी के अंदर। अभी रेशो का सूत्र क्या होता है साथियों, E2/में E1 /N2/में N1। तो इसके अंदर E2 इसके अंदर कितना दिया गया है, 110 वोल्टेज दिया गया है, और E2 कितने दिया है, 220 वोल्टेज दिया गया है। उनको पूछा है सेकेंडरी के वोल्टेज, तो सेकेंडरी का अनुपात, इसके अंदर सेकेंडरी का अनुपात पूछा है, सेकेंडरी का अनुपात लिख दिया अपने पास है नहीं, प्राइमरी का अनुपात कितने दिया है, 20 दिया है। तो 0 से 0 कट गया, इससे कट गया, तो 11 दूनी 22, इससे काटा 10, तो N2 बराबर कितने आ जाएंगे, 10। इसका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर का क्या कार्य है। तो ट्रांसफार्मर के ऊपर एक आपने बड़ा सा टैंक देखा होगा, उसे क्या कहते हैं, कंजर्वेटर कहते हैं। कंजर्वेटर क्या करता है साथियों, एक तो ट्रांसफार्मर के अंदर क्या है, एक्स्ट्रा तेल का स्टॉक रखता है। ट्रांसफार्मर के अंदर अगर ट्रांसफार्मर टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ गया, इसकी जगह वाष्प को लिए स्थान देता है। तो ऑप्शन में क्या कह दिया कि तेल के मापन का संचालन करता है और तेल के माप को बढ़ाता है। तो ये दोनों ऑप्शन एकदम सही हो जाएंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी एकदम राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, मूविंग आयरन का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। तो मूविंग आयरन टाइप का जो यंत्र, करंट को मापने के लिए 2 प्रकार के यंत्र उपयोग किया जाता है। एक तो मूविंग आयरन यंत्र और दूसरा यूज किया जाता है मूविंग कॉइल यंत्र। जो मूविंग कॉइल प्रकार का यंत्र है वो ओनली फॉर डीसी के लिए यूज किया जाता है। मूविंग आयरन प्रकार के यंत्र है वो एसी और डीसी दोनों के लिए यूज किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा साथियों सी एकदम राइट। तो ये थे साथियों इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और भी नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए।